हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद दिस वीडियो। हम आ चुके हैं सेकेंड पार्ट के साथ में थर्ड यूनिट की डा में, जिसमें हम यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे एक्टिविटी सिलेक्शन को सॉल्व कर दोगे, कॉन्वेक्स हल क्या है, स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट क्या है, कोई ग्राफ कनेक्टेड है कि नहीं है। तो इन सभी चीजों पे हम यहाँ पे बात करेंगे अच्छे से। ग्रीडी एल्गोरिदम क्या है, तो ये सभी टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अगर हाँ इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप सिंपल डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो सिंपल कमेंट बॉक्स में या फिर जीमेल पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट डिटेल आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो विदाउट एनी डिले, नाउ लेट्स जंप इनटू इट। वेल, यहाँ पे हम कनेक्टेड ग्राफ एल्गोरिदम को देखेंगे कि कैसे कोई भी, जैसे हमारा ग्राफ है वो कनेक्टेड है कि नहीं है। जैसे मेरे पास यहाँ पे ए है, ठीक है, ए से कनेक्टेड है बी से, बी है कनेक्टेड सी से, सी कनेक्टेड है डी से। तो ये जो ग्राफ है टोटल, ये हमारा कनेक्टेड ग्राफ है। लेकिन क्या ए बी से कनेक्टेड है, सी से डी से कनेक्टेड है, सी डी से कनेक्टेड है, लेकिन ई हमारा किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। और ये वाला ग्राफ क्या है, ये क्या हमारा कनेक्टेड ग्राफ है? तो ये कनेक्टेड ग्राफ नहीं है। आपको ऐसे ही समझ में आ रहा है, ये इतना ईजी था। ठीक है, तो यार यहाँ पे जैसे पता करना है कि कौन सा ग्राफ कनेक्टेड है कौन सा नहीं है, तो वो कैसे आप पता करेंगे? तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आ जाती है। तो उसको हमें यहाँ पे देखना है। तो देख सकते हो यहाँ पे कह रहा है कि मार्क, आपको क्या करना पड़ेगा, इज कनेक्टेड आपका फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पे ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे ग्राफ है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देख सकते हो ये वाली जो लाइन है यहाँ तक आपको पूरा बीएफएस लगाना है। देखो बीएफएस क्या करता है, आपको पता है कि जो बीएफएस होता है वो जितनी भी क्या होती हैं, जितनी भी आपकी वर्टेक्स होती हैं सभी को क्या करता है, ट्रैवर्स कर लेता है। ठीक है, मतलब ट्रैवर्स करता है, मतलब सभी को विजिट करता है। और जो कनेक्टेड होंगी, जो हमारी कनेक्टेड होंगी ग्राफ में, ठीक है, ये ध्यान रखना, ग्राफ में कनेक्टेड होंगी। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल में बताता हूँ, जैसे अगर मैंने यहाँ से ए से बीएफएस को स्टार्ट किया तो ये सभी वर्टेक्स पे क्या करेगा, चला जाएगा। लेकिन जैसे अगर कोई यहाँ पे एक जेड नाम से वर्टेक्स होती है इसी में, तो क्या इस पे ये विजिट कर पाता, नहीं कर पाता। तो इसका मतलब ये हमारा कनेक्टेड ग्राफ नहीं होता। लेकिन ये हमारा कनेक्टेड ग्राफ है, तो ये सभी पे विजिट कर पाएगा। तो इसीलिए हम या तो या बीएफएस लगाएं या फिर डीएफएस। तो मैंने यहाँ पे देख सकते हो ये इतना जो कोड है, ये बीएफएस मैंने लगा दिया। अगर ऊपर से आप यहाँ पे मैच करेंगे तो बिल्कुल सेम ही बीएफएस होगा, जिसमें क्या करेंगे, सभी वर्टेक्स को अनविजिटेड कर दिया, चूज कर देंगे स्टार्टिंग वर्टेक्स को, फिर क्या करेंगे, एक एम्प्टी क्यू बना दिया, स्टार्ट वर्टेक्स को मार्क कर देंगे एंड देन इन क्यू कर देंगे उसको, मतलब क्यू में हम क्या करेंगे, डाल देंगे। फिर क्या करेंगे, क्यू अगर एम्प्टी नहीं है तो हम उसको उस वर्टेक्स को निकाल लेंगे क्यू से, फिर उस वी में से जितने भी यू नेबर्स होंगे सभी को हम चेक करेंगे। अगर विजिटेड नहीं है तो उसको विजिटेड कर देंगे और उसको क्यू में डाल देंगे। तो इससे क्या होगा, ये सभी चीजें ये क्या करेगा, चेक करके ये निकाल के लाएगा कि कौन सी वर्टेक्स हमारी, मतलब ये ग्राफ कनेक्टेड है कि नहीं है। तो ये मतलब सभी को विजिटेड कर देगा। फिर हम क्या करेंगे, जितनी भी वर्टेक्स है हमारी, अब जैसे मैंने यहाँ पे कहा 5 है, वेट अ मिनट, जैसे मैंने कहा 5 है, 6 है, 7 है एंड 8 है। तो ये क्या करेगा, 5 पे भी विजिट करेगा, 6 पे भी, 7 पे भी, 8 पे भी, क्योंकि मैंने बीएफएस लगा दिया। ठीक है, बीएफएस लगाया। तो अब यहाँ पे देखो, इफ द ऑल वर्टेक्स आर विजिटेड, देखो यहाँ पे सभी विजिटेड है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। अदरवाइज क्या करता है, फॉल्स करता है। जैसे मैंने कहा एक और वर्टेक्स यहाँ पे 1 है, तो ये देखो यहाँ पे मैंने इससे स्टार्ट किया, तो ये जब इससे स्टार्ट करेंगे तो ये सिर्फ इसको ही क्या करेगा, यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ ये 5 को, 6 को, 7 को, 8 को ही विजिट कर पाएगा। लेकिन ये क्या होगा, 1 को विजिट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो नहीं कर पाएगा तो मतलब कोई ना कोई एक वर्टेक्स क्या हो गई, अनविजिटेड बच गई। तो इसका मतलब ये रिटर्न कर देगा फॉल्स, कि हमारा ये कनेक्टेड ग्राफ नहीं है। तो ये हमारी बेसिक एल्गोरिथम थी, ये आपको मुझे बताना था, मैंने बता दिया। ठीक है, बहुत इजी था। अब हम थोड़ा सा स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट को भी देखेंगे। स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट क्या कहता है, एक पार्ट ऑफ ग्राफ होता है, कि मतलब ये हमारा एक ग्राफ का पार्ट होता है स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट। तो हमारे एक ग्राफ में, एक ही ग्राफ, जैसे ये हमारा एक ग्राफ है, इस ग्राफ में मल्टीपल कंपोनेंट हो सकते हैं। यहाँ पे हमारे स्ट्रांगली 3 मल्टीपल कंपोनेंट है। इफ ईच स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट ट्रीटेड एज अ वन नोड, हम कोई भी एक जो स्ट्रांगली कनेक्टेड नोड होगा उसको हम एक वन नोड मानेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे 3 नोड है, ठीक है, एंड ग्राफ बिकम द डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। तो हमारा ग्राफ कैसा, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ बन जाएगा। ये आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई साइकिल नहीं बचेगी, इसीलिए एसाइक्लिक ग्राफ हो जाएगा। अ सिंपल वे टू फाइंड द ऑल एसएससी इन द ग्राफ, जिसको हम क्या कर सकते हैं, एक सिंपल वे है जिसका नाम है हमारे पास कोसाराजू। हम कोसाराजू के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इजिली इसको फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं कि कैसे हम इसको फाइंड करेंगे। ये बहुत ही ज्यादा इजी है, इससे ज्यादा इजी आपको मिलेगा नहीं। देख सकते हो, वेट अ मिनट, यहाँ पे अब देखो हमारे पास ये ग्राफ है।
हमारे पास ग्राफ था। अब इस ग्राफ में मुझे क्या करना है, फाइंड करना है कि कितने कंपोनेंट है। तो हम यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे वो देखना है। देखो 0 है, 1 है, 3 है, 2 है, 5 है, 4 है, 6 है, 7 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ से डीएफएस लगा देना है या फिर बीएफएस लगा देना है। हम यहाँ पे डीएफएस लगा रहे हैं। तो जब डीएफएस लगाएंगे तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे एक स्टैक में डाल लेगा। ठीक है, इस स्टैक में आपको डालना है। तो देखो जीरो, जीरो पे यहाँ पे विजिट किया तो जीरो से हम 1 पे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो जीरो पे गए, फिर 1 पे गए, 1 से कहाँ पे जाएंगे, देखो 2 पे गए। ठीक है, 2 से कहाँ पे जा सकते हैं, हम 4 पे चले जाएंगे मान लिया। ठीक है, 4 पे गए, फिर 4 से हम कहाँ पे जाएंगे, 4 से हम जा सकते हैं 5 पे। ठीक है, 5 से कहाँ पे जा सकते हैं, 6 पे जा सकते हैं। एंड 6 से हम कहाँ पे जा सकते हैं, देख सकते हो 6 से हम जा सकते हैं 7 पे। एंड 7 से ये बैक ट्रैक करेगा, फिर से बैक ट्रैक करेगा, फिर से बैक ट्रैक करेगा, फिर से बैक ट्रैक, अब 2 से कहाँ पे जाएगा, 3 पे। तो ये हमारा डीएफएस हो गया बाय द वे। ठीक है, तो ये हमारा डीएफएस आ चुका है। वेट अ मिनट, ये हमारा डीएफएस आ चुका है। अब इस डीएफएस के थ्रू हम क्या करेंगे, यहाँ पे काम करने वाले हैं। तो देखो ये हमारा एक ग्राफ है। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मैंने इसका डीएफएस निकाला। अब इस डीएफएस को निकालने के बाद आपको जो सबसे मेन काम करना है, उसका क्या, उसको क्या करना है आपको, इसका ट्रांसपोज करना है। क्या करना है, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं, देखो जीरो है, जीरो से किधर को, ये 1 है। ठीक है, तो आप देखो जीरो से 1 को, 1 की तरफ जा रहा है, लेकिन 1 से जीरो की, मतलब इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 था, तो 3 से 0 था, अब 0 से 3 हो जाएगा। 2 से 3 था, अब 3 से 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 से 2 था, 1 से 2 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से 1 हो जाएगा। कुछ इस टाइप से, मतलब इनकी जो एजेस हैं उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। 2 से 4 था, लेकिन अब क्या हो जाएगा, 4 से 2 हो जाएगा। एंड 4 से 6 था, लेकिन अब क्या हो जाएगा, 6, सॉरी 6 से 4 था, 4 से 6 हो जाएगा। यहाँ पे 6 कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो 5 था, 4 टू 5 था, यहाँ पे ये हो जाएगा। एंड यहाँ पे 5 टू 6 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 टू 5 हो जाएगा। एंड यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 7 है, तो 7 यहाँ पे आ जाएगा और 7 की डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो ये हमारा यहाँ पे ग्राफ बन चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये ट्रांसपोज ग्राफ मैंने कैसे बनाया। अगर आपके पास ये न्यू ग्राफ बन गया, आपको क्या करना है, फिर से डीएफएस को लगाना है। अब डीएफएस हम कैसे लगाएंगे, हम यहाँ से डीएफएस स्टार्ट करेंगे। हम चूज करेंगे यहाँ पे जो मैंने ये वाला वर्ट, ये मैंने बनाया था स्टैक, इस स्टैक में से एक जो ऊपर वाला एलिमेंट है उसको उठाना है, तो 3 है, तो हम 3 से स्टार्ट करेंगे। तो 3 से स्टार्ट किया, तो 3 देख सकते हो, 3 से हम जाएंगे 2 पे जाएंगे, 2 से हम जाएंगे 1 पे जाएंगे। देख सकते हो, वेट अ मिनट, 3 से देखो हम 2 पे गए, 2 से हम 1 पे गए, 1 से 0 पे गए, एंड 0 से 3 पे गए। और फिर से देखो, अब यहाँ पे यहाँ पे हम जा ही नहीं सकते हैं क्योंकि ये विजिटेड हो चुका है। तो यहाँ पे अब देखो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब ये हमारा एक क्या हो चुका है, कंपोनेंट हो चुका है। देख सकते हो, वेट अ मिनट, ये हमारा क्या हो चुका है, एक कंपोनेंट हो चुका है। अब 3 को हटा देंगे, अब हम 7 से स्टार्ट करेंगे। तो 7 से देखो, 7 पे तो हम है, 7 से क्या हम और कहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। तो मतलब एक ये हमारा कंपोनेंट हो गया, तो इसको भी हटा दिए। अब हम स्टार्ट करेंगे 6 से। तो देखो 6 से हम स्टार्ट करेंगे, तो 6 से 5 पे जा सकते हैं, 6 से 5 पे भी जा सकते हैं, 5 से 4 पे जा सकते हैं, एंड 4 से हम डायरेक्टली फिर से 6 पे आ रहे हैं, और बार बार यही लूप चलता रहेगा। तो इसीलिए क्या होगा कि ये यहीं पे एंड हो जाएगा। तो हमारा तीसरा कंपोनेंट ये आ चुका है। और उसके बाद में देखो 6 भी विजिट हो गया, 5 भी विजिट हो चुका है, 4 2 3 1 0 ये सभी विजिट हो चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास जो मैक्सिमम कंपोनेंट है वो कितना है, 3। तो हमें यहाँ पे सिंपल क्या करना है, सबसे पहले आपको ग्राफ दिया होगा, उस पे आपको एक डीएफएस लगाना है। डीएफएस से जो एलिमेंट आएंगे उनको कहाँ पे डालना है, स्टैक में डालना है। फिर जो आपको ग्राफ दिया है उसका ट्रांसवर्स निकालना है, ट्रांसपोज कह सकते हो इसको। ठीक है, ट्रांसपोज करना है, मतलब उनकी एजेस की डायरेक्शन को चेंज कर देना है। देन क्या करना है, फिर से डीएफएस को लगाना है। डीएफएस को लगाएंगे तो कौन से डीएफएस लगाएंगे, हम स्टार्टिंग वर्टेक्स कहाँ से लेंगे, स्टैक से उठाएंगे, मतलब स्टैक से उठाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये भी इंश्योर करेंगे कि ये जो स्टार्टिंग वर्टेक्स है वो विजिट नहीं होनी चाहिए। देखो 3 नहीं विजिट थी, 7 नहीं थी, 6 नहीं थी, और सभी विजिट हो गई थी, इसीलिए इन पे नहीं काम किया। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे इसकी एल्गोरिदम देख लेते हैं। अब ये इसी एल्गोरिदम का नाम क्या होता है जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था, जिसका नाम था कोसाराज़ू एल्गोरिदम। तो ये क्या कहती है, आपको सिंपल पहले एक स्टैक बनाना है। स्टैक बनाने के बाद आपको डीएफएस रन करना है जी पे, और फिल द स्टैक बाय द फिनिश टाइम। उसकी फिनिश टाइम के हिसाब से उसको क्या करना है, आपको स्टैक फिल करना है। फिर क्या करना है, ट्रांसपोज कर देना है जी को, जी ऑफ ट्रांसपोज, जी ऑफ ट्रांसपोज जीटी लिख सकते हो जिसको। ठीक है, अब स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट हमारे स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे व्हाइल स्टैक इज नॉट एम्प्टी। अगर स्टैक हमारा एम्प्टी नहीं है, देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना, हम क्या करेंगे, पॉप कर देंगे जो पहला एलिमेंट था। ठीक है, और देखेंगे कि क्या वो अनविजिटेड है। अगर अनविजिटेड है इन द जीटी, तो हम सिंपल क्या करेंगे, उससे डीएफएस रन कर देंगे। डीएफएस रन करेंगे, और डीएफएस रन करने के बाद जितने एलिमेंट्स होंगे वो हमारे स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट में होंगे। ठीक है, ये इस टाइप से हम करेंगे। ऐसे हम क्या करेंगे,
स्टैक जब तक एम्प्टी नहीं हो जाता है तब तक हम ये काम करते रहेंगे, लेकिन हम उसी वर्टेक्स के साथ में करेंगे जो अनविजिटेड होगी। जैसे 3 था, 7 था, 6 था, तो ये अनविजिटेड था तो इसी से मेरे कंपोनेंट निकले। लेकिन क्या 5 था, 2 था, 0 था, 1 था, इनसे क्या मैंने निकाला था? नहीं निकाला था, क्योंकि ये ऑलरेडी विजिट हो चुके थे। आई होप आपको समझ में आएगा। तो ये बेसिक हमारी कोसाराज़ू एल्गोरिदम थी और ये कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं थी। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आएगा। अब थोड़ा-सा हम यहाँ पे कॉन्वेक्स हल को भी समझना चाहेंगे। कॉन्वेक्स हल क्या होता है? सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं इन द 2D प्लेन इज द स्मॉलेस्ट कॉन्वेक्स पॉलीगन दैट इनक्लोज ऑल द गिवन पॉइंट्स। आपको क्या करता है? जैसे आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। अब इस पॉइंट्स में क्या करता है? ये क्या करता है? जैसे हमारे पास ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अब इन पॉइंट्स को लेता है, बाहरी-बाहरी पॉइंट को। उनको क्या करता है? फिर इनक्लोज करके एक एरिया बना देता है। जैसे देख सकते हो यहाँ पे, ये मेरे पास यहाँ पे क्या था? ये मेरे पास कुछ पॉइंट्स थे। अब इन पॉइंट्स में इन्होंने क्या किया? इस टाइप से एरिया बना दिया, देख सकते हो। ठीक है? ये मेरा एरिया बन चुका है, देख सकते हो लाइक दिस। ठीक है? ये हमारा आउटपुट बन चुका है। तो इसी को हम कॉन्वेक्स हल कहते हैं कि हम क्या करते हैं, जो हमारे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उनको क्या करते हैं, जो आउटर पॉइंट्स होते हैं, उनके थ्रू हम क्या करते हैं, एक एरिया बना देते हैं, मतलब उनको बाउंड कर देते हैं। उसी को कॉन्वेक्स हल बोलते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्वेक्स हल को थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं। द कॉन्वेक्स हल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन द 2D प्लेन इज द स्मॉलेस्ट कॉन्वेक्स पॉलीगन दैट इनक्लोज द ऑल द गिवन पॉइंट्स। मतलब जितने भी गिवन पॉइंट्स हैं, उनको क्या करता है, ये इनक्लोज कर देता है। इमेजिन द स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड अराउंड द पॉइंट्स इट स्नैप्स इनटू द शेप ऑफ द कन्वेक्स हल। मतलब हम यहाँ पे ये देखो एक रबड़ जैसी मैंने बना दी, ठीक है? तो इससे क्या होता है, ये सभी पॉइंट्स को यहाँ पे क्या कर रहा है, बंद कर रहा है, ठीक है? और कन्वेक्स हल इज द कन्वेक्स पॉलीगन एंड मीनिंग एंड एनी लाइन सेगमेंट बिटवीन द टू पॉइंट्स इनसाइड द हल लाइज एंटायरली विद इन। मतलब जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो उसी के अंदर लाइज करेंगे। इट कंटेन्स ऑल द गिवन पॉइंट्स। इसको बाउंड्री बोल सकते हैं या फिर इसके अंदर ही होंगे, ठीक है? तो ये जो आपने बाउंड्री बनाई है, इसी के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो होंगे, ठीक है? तो इससे मुझे पता चल पाता है कि इसकी क्या रेंज है, क्या एरिया में हमारी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो इसका एप्लीकेशन बहुत अच्छा है, कंप्यूटर ग्राफिक्स में होता है, शेप मॉडलिंग या कोलिजन डिटेक्शन में। जब आप कोई भी शेप की मॉडलिंग कर रहे होते हैं ना, तो वहां पे ये बहुत अच्छा करता है कि डिटेक्शन, मतलब कोलिजन कोई भी दूसरे पॉइंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जियोमेट्रिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, आप जैसे बॉन्डिंग, जियोग्राफिकल डेटा एंड रोबोटिक्स में भी आपको जैसे पाथ की प्लानिंग, मोशन ट्रेजेक्टरी निकालनी है। मशीन लर्निंग में आप यूज कर सकते हैं, बहुत जगह पे आप यूज करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल भी देना चाहूंगा। जैसे आपके पास एक कोई पॉइंट दिया गया है, जैसे 1 1 है, 2 2 है, 2 0 है, 2 4 है, 3 3 है, 4 2 है। तो अब इसके कॉन्वेक्स हल में कौन-कौन से पॉइंट इंक्लूड किए जाएंगे? जैसे 1 1, 2 4, 4 2, 2 0। अब ये क्यों किए गए? क्योंकि इसी के अंदर जो है हमारा 3 3 पॉइंट आ जाएगा और ये सभी पॉइंट्स आ जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे अभी आपको करके भी दिखा देता हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है? तो ये देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो यहाँ पे देख सकते हो 1 1, तो 1 1 यहाँ पे पॉइंट होगा। 2 2 कहाँ पे होगा? 2 2 यहाँ पे पॉइंट होगा, ठीक है? 2 0 कहाँ पे होगा? आप कहोगे सर 2 0 हमारा यहाँ पे होगा। 2 एंड 0 यहाँ पे होगा। ये यहाँ पे पॉइंट होगा, ठीक है? यहाँ पे पॉइंट होगा। अब कह रहे हो 2 4 कहाँ पे होगा? तो 2 एंड 4 यहाँ पे होगा भाई, ठीक है? अब वो कह रहा है कि 3 3 कहाँ पे होगा? 3 3 कह रहे हो सर यहाँ पे हो जाएगा। एंड कह रहे हो कि 4 2 कहाँ पे होगा? तो कहोगे सर 4 एंड 2 यहाँ पे होगा कहीं पे, ठीक है? तो ये हमारे पॉइंट्स हैं। तो अब हमारे पास ये पॉइंट्स हैं, अब इनको मुझे क्या करना है? इनक्लोज करना है। तो देखो एक मैंने ये बाहरी पॉइंट ले लिया, यहाँ से ले जाएँगे, ठीक है? यहाँ से लेने के बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे? इस वाले पॉइंट को भी ले लेंगे, ठीक है? और उसके बाद में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? देखो 1 ये ले लिया एंड उसके साथ में हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 0 को भी ले लेंगे और यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। तो ये जो 3 3 है और यहाँ पे 3 3 पॉइंट था और उसके साथ में ये वाला पॉइंट जो यहाँ पे 2 वेट अ मिनट, यहाँ पे जो 2 2 वाले पॉइंट थे ये इसके अंदर ही आए। तो ये हमारा एक यहाँ पे आउटर लूप बन चुका है। आई होप आपको यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल समझ में आएगा कि कैसे यहाँ पे मैंने कॉन्वेक्स हल का किया है, ठीक है? तो इस हिसाब से हम यहाँ पे अपना कॉन्वेक्स हल करते हैं, जो कि बहुत ही ईज़ी था। मैंने आपको पीडीएफ में दे दिया, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो मैं इस पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा सो दैट आप अच्छे से जल्दी से पढ़ पाएँ और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम थोड़ा-सा मूव करेंगे और थोड़ा-सा बात करेंगे कि ग्रीडी एल्गोरिदम क्या होती हैं। देखो, जो थ्योरी है मैं उसमें टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, तो देखो ग्रीडी एल्गोरिदम का मतलब है थोड़ा-सा ग्रीडी, जैसे नहीं होता है ₹10 मिल गए सोचता है 15 और मिल जाए ना? या कहते हैं कि जैसे एक लेज़ी कह सकते हैं, ये इसको ग्रीडी से अच्छा लेज़ी एल्गोरिदम है। मतलब ये हर चीज़ का शॉर्ट देखता है कि यार जैसे इसको कह दिया गया आप ₹100 लेंगे या ₹200 लेंगे? तो वो कहेगा यार 200 लेंगे क्योंकि 200 ज़्यादा है। लेकिन उसको पता नहीं है आगे उसको 50 ही मिले लेकिन दूसरे को 300 मिल जाए, वो आगे का नहीं सोचता है। जो उसको करंट में प्रॉफिट है वो देखता है। जैसे मुझसे कहा जाए यार तुम अभी ₹1,00,000 लेने चाहते हो कि नहीं लेने चाहते हो? भले वो 2 लाख मुझे खर्चा हो जाए, लेकिन मैं कहूँगा यार हाँ, मेरा प्रॉफिट है। तो मतलब ये हमेशा उस चीज़ को डिसाइड करता है जिससे इसका प्रॉफिट होगा। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं।
यहाँ पे क्या कहता है, ग्रीडी एल्गोरिदम आर सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, ये सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, एंड दे मेक डिसीजन बेस्ड ऑन द करंट सिचुएशन, ये करंट सिचुएशन कैसी चल रही है उस हिसाब से। देखो मेरे घर में खाने को नहीं है और कोई कहेगा भैया 1000 रुपए ले लो, तो भाई मैं ले लूंगा क्योंकि मेरे घर में खाने को नहीं है। लेकिन अगर मैं बाद में मिले ना मिले, ठीक है, लेकिन हो सकता है अगर मैं वो नहीं लेता बाद में मुझे बहुत सारे रुपए मिलते, तो ऐसा ये नहीं सोचता है, ये सोचता है कि अभी क्या जरूरत है, करंट सिचुएशन कैसी है, उसके हिसाब से ये अपना डिसीजन लेता है विदाउट थिंकिंग अबाउट द हाउ दोज डिसीजन मेक अफेक्ट द फ्यूचर, ठीक है। एंड दे आर सो इजी टू क्रिएट, सिंपल टू कोड एंड ऑफन वेरी फास्ट। एंड हाउएवर ग्रीडी एल्गोरिथम्स डोंट ऑलवेज गिव द करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ द एवरी प्रॉब्लम। अब जैसे जो मैं यहाँ पे डिसीजन ले रहा हूँ कि भाई तुमने 1000 रुपए दिए, मेरे प्रॉफिट में है तो मैंने ले लिए, किसी से 4000 ले लिए, लेकिन वो बाद में फ्यूचर में क्या वो सही डिसीजन प्रूफ हो पाएंगे, वो ऐसा कहना गलत है, मतलब करेक्ट नहीं है कि वो जरूरी नहीं हो आपके जो डिसीजन वो सही ही हो। दे आर मोस्टली यूज फॉर द सॉल्विंग ऑप्टिमाइजिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। जैसे हमारे पास प्रिम्स एल्गोरिदम है और क्रिस्कल है, ये सभी हमारी जो एल्गोरिदम्स है वो हमारी ग्रीडी बेस्ड एल्गोरिदम्स हैं। तो यहाँ पे इसकी एडवांटेज की बात करूं तो ये सिंपल टू इम्प्लीमेंट है एंड इफिशिएंट फॉर द मेनी प्रॉब्लम्स, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बिग ऑफ एन लॉग ऑन और इससे भी अच्छी आती है। वहीं पे लिमिटेशन क्या है, ग्रीडी एल्गोरिदम में फेल व्हेन द फ्यूचर चॉइसेस डिपेंड ऑन द अर्लियर वंस। अगर आपकी फ्यूचर जो चॉइसेस हैं वो डिपेंड करती हैं जो आपने अभी चूज की हैं, तो वहां पे ये खत्म हो जाएगा। एंड लाइक इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वहां पे ये काम करता है। एंड वहीं पे फ्रैक्शनल चॉइसेस आर नॉट अलाउड, जहां पे फ्रैक्शनल चॉइसेस अलाउड नहीं है तो वहां पे ये काम खत्म हो जाएगा। तो ये कैसे होता है वो आगे हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी। तो ग्रीडी एल्गोरिदम आई होप आपको समझ में आया होगा। तो थोड़ा सा हम एक यहाँ पे काम करते हैं, एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम, एक बहुत अच्छी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, उसको भी देख लेते हैं। तो एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम क्या कहता है, एक अबाउट द सेलेक्टिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिविटीज डू नॉट ओवरलैप एंड गिव देयर द स्टार्ट एंड द फिनिश टाइम। इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिविटीज आपको सेलेक्ट करनी है, बट यहाँ पे ओवरलैप नहीं होना चाहिए, और इसके आपको दो चीजें दी जाएंगी, स्टार्टिंग पॉइंट दिया जाएगा, स्टार्टिंग मतलब टाइम दिया जाएगा और फिनिशिंग टाइम दिया जाएगा। और ध्यान रखना ओवरलैप वाली आपको क्या करनी है, चीजों को नहीं सेलेक्ट करना है। तो सिंपल है, इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को भी समझ लेते हैं। कह रहा है यू आर गिवन द एन एक्टिविटीज एंड ईच विद द स्टार्टिंग टाइम विद द एंडिंग टाइम, मतलब फिनिशिंग टाइम, ठीक है, दोनों चीजें आपको दे दी गई। अब आपको चूज करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिविटीज उसी टाइम में कितनी सेलेक्ट कर सकते हो विदाउट परफॉर्मिंग द ओवरलैपिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखो इसकी एल्गोरिदम भी हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सॉर्ट द एक्टिविटीज बाय देयर फिनिशिंग टाइम एंड सेलेक्ट द फर्स्ट एक्टिविटी एंड वन दैट फिनिश अर्लीस्ट एंड फॉर ईच सब्सिक्वेंट एक्टिविटी चेक इफ द स्टार्ट टाइम इज ग्रेटर देन द इक्वल और फिनिश टाइम एंड द लास्ट एक्टिविटी, अगर लास्ट एक्टिविटी है, अगर है तो हम सेलेक्ट कर लेंगे एक्टिविटी को। तो चलिए हम यहाँ पे देख सकते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहेंगे सो दैट यू कैन इजी अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे हमारे पास एक एक्टिविटी, मतलब हमारे पास एक्टिविटीज दी गई है 1 3 2 5 4 6 6 8 5 7। 1 क्या है, यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम है, 3 क्या है, फिनिशिंग टाइम है। तो यहाँ पे हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, ईच पेयर रिप्रेजेंट द स्टार्ट एंड फिनिश टाइम। एंड स्टेप क्या होंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको सॉर्ट कर लेंगे। देखो मैंने सॉर्ट कर लिया, ठीक है, जो कि एल्गोरिदम में भी कह रहा था कि भाई पहले आप इसको सॉर्ट कर लीजिए, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, पहले 1 3 को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। 1 3 के बाद में देख सकते हो, 1 3 के बाद में हमारी जो ओवरलैप कर रही है, वेट अ मिनट, यस, वेल यहाँ पे एक मिस्टेक हो चुकी है। यहाँ पे आपको 4 6 को पहले बाद में लिखना है, इसको पहले, क्योंकि फिनिशिंग टाइम इसका 5 है ना। तो यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी है, ये आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसको आप यहाँ पे हटा लेंगे, यहाँ पे 4 6 आएगा एंड यहाँ पे 2 5 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो मैंने पहले 1 3 को सेलेक्ट किया और 1 3 को सेलेक्ट किया। देखो 1 3 को मैंने भाई सेलेक्ट कर लिया। अब ये इसका फिनिशिंग टाइम कितना है, 3, लेकिन ये स्टार्ट कितने पे हो रहा है, 2 पे, तो हम यहाँ पे इसको नहीं कर सकते हैं, तो इसको हटा देंगे। अब हम यहाँ पे 4 पे देखेंगे, 3 पे खत्म हो रहा है, 4 पे आ रहा है, तो हम 4 6 को ले लिए। अब 4 6 के बाद में देख सकते हो ये 5 पे है, तो इसको भी नहीं ले सकते। अब हम क्या करेंगे, 6 पे खत्म हो रहा है, 6 पे ही दूसरी मिल गई, तो हम 6 और 8 को ले लेंगे। तो यहाँ पे कह रहा था कि या तो स्टार्टिंग टाइम हमारा ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो, तभी हम इसको ले पाएंगे, ठीक है। तो अगर है तो हम उस एक्टिविटी को सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये इतना ईजी था, इससे ईजी आपको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा ना। और यहीं पे इसकी सॉर्टिंग की बताइए, इसको सॉर्ट करना है तो एन लॉग एन टाइम लगता है, सिलेक्शन करना है तो बिग ऑफ एन लगेगा, एंड टोटल टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों को अगर मिला करके लोगे तो एन लॉग एन मिल जाएगी, ठीक है। वहीं पे एप्लीकेशन की बात करूं तो ये शेड्यूल करता है टास्क एलोकेशन रिसोर्सेज को, यहाँ पे एलोकेशन रिसोर्सेज में यहाँ पे यूज होता है। तो यहाँ पे एक मेरे पास क्वेश्चन भी है कि क्वांटम का सर 3.13 सॉल्व कर दीजिए, सो दैट मैं अंडरस्टैंड कर पाऊं कि कैसे एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम जो एग्जाम में आएंगे उनको सॉल्व करूंगा। तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, मैं कर देता हूँ।
वेल हमारे पास यहाँ पे देख सकते हो 13 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। अब इसको मुझे यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देख सकते हो यहाँ पे व्हाट आर द ग्रेडी एल्गोरिथम, इसको लिख सकते हो फाइंड द सॉल्यूशन टू द एक्टिविटी सॉल्यूशन प्रॉब्लम यूजिंग द ग्रेडी टेक्निक एंड स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग टाइम ऑफ द 11 एक्टिविटीज आर गिवन एज फॉलोज। तो यहाँ पे ये हमारी 11 एक्टिविटीज है। तो ये हमारी 11 एक्टिविटीज है, तो बाय द फिनिशिंग टाइम इसको क्या करेंगे, हम सॉर्ट कर लेंगे। तो देख सकते हो हम इसकी सॉर्टेड एक्टिविटीज कर लिए, ठीक है, और उनके भी नाम हम यहाँ पे रख दिए A1 A2 A3 11 एक्टिविटीज थी, तो मैंने 11 एक्टिविटीज ले ली। तो इनका फिनिशिंग टाइम 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13। इससे मतलब नहीं है स्टार्टिंग टाइम से, हमें मतलब किससे, इससे, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हो, हम सबसे पहली एक्टिविटी देख सकते हो, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो हम यहाँ पे सबसे पहली एक्टिविटी कौन सी सेलेक्ट करेंगे, आपको पता ही है, हम ये वाली सेलेक्ट कर लेंगे। 2 to 3 सेलेक्ट कर लिया। फिर 3 के बाद में यहाँ से देखना, अब क्या हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं? नहीं, लेकिन हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसके बराबर है। हम 3 to 5 सेलेक्ट कर लेंगे एंड 5 to हम ये कर लेंगे 7 सेलेक्ट कर लेंगे। एंड देन देख सकते हो 7 के बाद में कोई भी यहाँ पे एक्टिविटीज नहीं है जिसको मैं सेलेक्ट कर पाऊँ, बट 8 to 11 सेलेक्ट कर सकता हूँ। एंड फिर उसके बाद में देख सकते हो 8 to 11, अब 11 से हम क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, 12 to 14 सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी हम टोटल कितनी एक्टिविटीज को काम कर पाएंगे, टोटल 5 एक्टिविटीज 11 में से कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप ये सभी चीजें देख सकते हो जो इन्होंने लिखा हुआ है। तो देख सकते हो 1 2 3 4 5, 1 3 5 9 11। तो ये वाली एक्टिविटीज ही हम सिर्फ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इतना इजी था, इससे ज्यादा हार्ड नहीं था। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। अब इन्होंने देखो ग्रीडी एल्गोरिथम को भी यहाँ पे लिख दिया और ग्रीडी अप्रोच को भी लिख दिया, जो कि मैंने आपको क्वांटम जो मेरी यहाँ पे पीडीएफ है उसमें मैंने बताया है, आप अच्छे से कर सकते हैं। तो बस इतना ही था हमारे सेकेंड पार्ट में इस थर्ड यूनिट के, जो कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप यहाँ पे ग्रीडी एल्गोरिथम को लिखेंगे और कैसे आप यहाँ पे एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम को कैसे मैनेज करेंगे, हमारे पास कोसा राजू क्या है और उसके साथ में स्ट्रांगली कनेक्टेड का यूज क्या होता है, कोई ग्राफ कनेक्टेड है तो वो कैसे पता करेंगे, उनकी सभी के एल्गोरिथम मैंने यहाँ पे बता दी है। इससे तगड़ा वीडियो आपको कहीं पे मिलेगा नहीं। पीडीएफ भी आपको डाउनलोड करनी है तो डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो सिंपल आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप वीडियो लाइक करें या ना करें, लेकिन हाँ, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें सो दैट उनका भी यहाँ पे बहुत ज्यादा बेनिफिट हो पाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड स्टे प्रोडक्टिव।